हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिश पटेल और हम डीप सर्वाइकल फेशिया डिस्कस कर रहे थे। देखो, लास्ट वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया डिस्कस कर लिया है और आज हम उसके आगे की लेयर्स डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले प्री ट्रेकियल लेयर आता है। देखो, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग तो इन्वेस्टिंग लेयर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आपको प्री ट्रेकियल लेयर, प्री वर्टिब्रल लेयर के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, प्री ट्रेकियल लेयर में सिर्फ एक ही फिगर की फॉर्म में पूरा प्री ट्रेकियल लेयर को कवर कर देंगे। ठीक है, देखो प्री ट्रेकियल लेयर स्टार्ट होता है हाईवेट बोन से। ठीक है, हाईवेट बोन से स्टार्ट हुआ। देखो, इन्वेस्टिंग लेयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? सिम्फाइसिस मेंटाई से। ठीक है, और ये हाईवेट बोन से स्टार्ट हो रहा है, फिर नीचे कंटिन्यू होगा और थायराइड ग्लैंड को इनक्लोज करेगा। ठीक है, अभी थायराइड ग्लैंड ड्रॉ करते हैं तो इसमें, और कहाँ तक जाएगा? फाइब्रस पेरिकार्डियम तक जाएगा। देखो, सबसे पहले थायराइड ग्लैंड ड्रॉ करते थे, ये है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, और इसका एक्सटेंशन कहाँ से है? देखो, हायोइड बोन से लेके फाइब्रस पेरिकार्डियम तक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम तक। फिर देखो, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसी के पीछे एग्जैक्टली थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, यह है थायराइड कार्टिलेज, और उसके साथ साथ क्रिकोइड कार्टिलेज भी प्रेजेंट होगा। रुको एक मिनट, इसे जल्दी से लेबल कर लेता हूँ। थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज ऐसे कनेक्टेड हो गए। ठीक है, देखो कोई एक्सटेंशन होगा प्री ट्रेकियल लेयर का, वो जाके क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ मर्ज होगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी। ठीक है, अब क्वेश्चन आया एमसीक्यू में कि सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी ये किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये पता चल जाएगा प्री ट्रेकियल लेयर का मॉडिफिकेशन है। इसके ऊपर से एक एमसीक्यू बनता है, और कोई प्री ट्रेकियल लेयर पे ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी का, ये थायराइड ग्लैंड को मूव करने में हेल्प करता है। कब कब हेल्प करेगा? थायराइड ग्लैंड को ड्यूरिंग स्वेलोइंग, मतलब डिग्लूटिशन में थायराइड ग्लैंड की मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर ऐसा लगे तो आप डिग्लूट मतलब स्वेलो करके देखो, ये थायराइड ग्लैंड बीच पे ऐसे मूव हो रही है ना, वो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी की वजह से हो रही है। ठीक है, देखो ये प्री ट्रेकियल लेयर थायराइड ग्लैंड को पूरी तरह से कवर तो कर रही है, पर ये बाहर से कवर कर रही है। ठीक है, तो मतलब प्री ट्रेकियल लेयर है वो फॉल्स कैप्सूल की तरह एक्ट करेगी। प्री ट्रेकियल लेयर है वो फॉल्स कैप्सूल की तरह एक्ट करेगी, और जो ट्रू कैप्सूल होगी वो कहाँ से फॉर्म होगी? ट्रू कैप्सूल मतलब थायराइड ग्लैंड है, उसका खुद का कनेक्टिव टिश्यू होगा ना, उससे फॉर्म होगी। ठीक है, देखो वैसे पूछा जाए ना प्री ट्रेकियल लेयर में तो एक ही क्वेश्चन बनता है, वो भी सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी पे। उसके लिए बस ये एक फिगर ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। ठीक है, अब प्री ट्रेकियल लेयर के बारे में इतना ही था। अब नेक्स्ट हम प्री वर्टिब्रल लेयर की तरफ चलते हैं। देखो, ये प्री वर्टिब्रल लेयर है। ठीक है, ये पूरे वर्टिब्रा को कवर कर रही है, ये 3 मसल्स को भी इंक्लूड करती है, मतलब और भी मसल्स होते हैं पर आपके काम के लिए ये 3 ही इंपॉर्टेंट है। एक स्केलिनस एंटीरियर, स्केलिनस मीडियस और स्केलिनस पोस्टीरियर। एंटीरियर टू पोस्टीरियर जैसे अरेंजमेंट है ना, वैसे ही मसल के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, देखो तुम्हारे लिए क्या जानना ज़रूरी है कि ये प्री वर्टिब्रल लेयर क्या करेगी, जो भी स्ट्रक्चर्स है वो नेक से एक्जिला में या अपर लिम्ब की तरफ जाएगा ना, उनको ये पैसेज देगी। तो देखो, स्केलिनियस एंटीरियर के आगे से एक स्ट्रक्चर पास होगा, उसका नाम है सबक्लेवियन वेन। ठीक है, सबक्लेवियन वेन स्केलिनियस एंटीरियर के आगे से पास होगी। ठीक है, और स्केलिनियस एंटीरियर और स्केलिनियस मीडियस के बीच में और भी स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि सबक्लेवियन आर्टरी, और देखो वेन हो गई, आर्टरी हो गई। अब नर्व की बारी है, तो नर्व में यहाँ पर ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस पास करते हैं नेक से अपर लिम्ब की तरफ। अगर आपने अपर लिम्ब पढ़ रखा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वरना अपर लिम्ब के लिए वेट करो, वहाँ पर मैं ब्रेकियल प्लेक्सस बहुत ही डिटेल में और अच्छे से कवर कर दूंगा। ठीक है,
और देखो ये जैसे प्री ट्रेकियल लेयर का एक मॉडिफिकेशन था सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी, ये प्री वर्टिब्रल लेयर का भी एक मॉडिफिकेशन है, वो है एक्सिलरी शीट। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। और बाकी इसके अलावा ये 3 स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट है वो ध्यान में रखना आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी प्री वर्टिब्रल लेयर में भी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखो एक्सटेंशन ऑफ प्री वर्टिब्रल लेयर कहाँ से, प्री वर्टिब्रल लेयर बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होगी और एकदम नीचे लास्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्रे तक जाएगी, लास्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्रे तक जाएगी। ठीक है, और देखो ये वर्टिब्रेस प्रेजेंट है ना, C1 C2 C3, उनके आगे और पीछे एक लिगामेंट प्रेजेंट होगा। जो आगे प्रेजेंट होगा उसको एंटीरियर, रुको एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, उसको एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट बोलेंगे, और पीछे प्रेजेंट होगा उसको पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट बोले। हमारे काम के लिए अभी एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ठीक है, ये मैंने मार्क नहीं किया पर ये समझ जाना, ये प्री वर्टिब्रल लेयर। ठीक है, प्री वर्टिब्रल लेयर है ना, वो उसके कनेक्शंस शेयर करेगा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के, वो T1 T2 और T3 के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, देखो उसके आगे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर फेरिंग्स प्रेजेंट होगा बेस ऑफ स्कल से। ठीक है, फेरिंग्स प्रेजेंट होगा, और फेरिंग्स को कौन कवर करेगा, बकोफेरेंजियल फेशिया। देखो वैसे बकोफेरेंजियल फेशिया कहीं पर भी काम में नहीं आएगा तुम्हें, पर एज अ सेक ऑफ कंप्लीशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, फेरिंग्स को बकोफेरेंजियल फेशिया कवर करेगा। ठीक है, ये बकोफेरेंजियल फेशिया है। अब देखो, अब ये 2 स्पेसेस फॉर्म हुई है। ठीक है, ना रुक जाओ, ये प्री वर्टिब्रल फेशिया है ना, ये इसकी एक एंटीरियर लेयर फॉर्म कर देगा, और इसको बोलेंगे हम एलर फेशिया, या फिर इसको एंटीरियर लेयर ऑफ प्री वर्टिब्रल फेशिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, एलर फेशिया थोड़ा सा मतलब फैंसी टाइप लगता है, तो एलर फेशिया ही बोलना अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर स्पेसेस फॉर्म हुई है, एक ये स्पेस हो गई, एक ये स्पेस हो गई, और एक ये स्पेस हो गई। देखो ये स्पेस वर्टिब्रे के आगे प्रेजेंट है, तो इसको प्री वर्टिब्रल स्पेस बोलेंगे, और ये स्पेस फेरिंग्स के पीछे प्रेजेंट है, इसको रेट्रोफेरेंजियल स्पेस बोलेंगे, इसको रेट्रोफेरेंजियल स्पेस बोले। देखो और एक ये स्पेस फॉर्म हुई है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डेंजर स्पेस बोलते हैं। देखो इसका डेंजर स्पेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इन्फेक्शन होगा ना, वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, रीच अप टू पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम आपको क्या है वो पता ना हो ना, तो अभी आप थोरेक्स तक वेट करना, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम वहाँ पर मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। देखो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में पहुँच गया ना, तो 2 चीज़ें करवा देगा। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में इसोफेगस प्रेजेंट है, ठीक है, तो डिस्फेजिया करवा देगा। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है, और दूसरा क्या कराएगा, डिस्पनिया कराएगा। डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, देखो प्री वर्टिब्रल लेयर के बारे में भी इतना ही था। ये खास ध्यान रखना, डेंजरस स्पेस होती है, वहाँ से पोस्टीरियर मीडियास्टिनम तक इन्फेक्शन पहुँच जाएगा तो डिस्फेजिया और डिस्पनिया करा देगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा कैरोटिड शीट, देखो कैरोटिड शीट है ना, इन्वेस्टिंग लेयर के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीप सर्वाइकल फेशिया में। देखो कैरोटिड शीट मैंने ट्रांसफर सेक्शन वाले फिगर में भी बताया था कि ये 3 लेयर फॉर्म करेगी कैरोटिड शीट को, इन्वेस्टिंग लेयर, प्री ट्रेकियल लेयर और प्री वर्टिब्रल लेयर। ठीक है, फिर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक कंटेंट्स और एक रिलेशन। देखो कैरोटिड शीट के कंटेंट क्या क्या है, सबसे पहले एक वेन प्रेजेंट है, तो ये कौन सी वेन है, इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, उसके बगल में एक नर्व प्रेजेंट है, वेगस नर्व, और फिर आर्टरी प्रेजेंट है, ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। उसी की लाइन में प्रेजेंट है वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी,
और ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, बाहर की तरफ आ जा रही है ना जो, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कैरोटिड शीट की कंटेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये कौन से फ्रेम में हम देख रहे हैं वो ध्यान रखना। देखो वेन है ना वो लेटरली प्रेजेंट है और आर्टरी मीडियली प्रेजेंट है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, यह खास ध्यान रखना। इसके अलावा भी कोई कंटेंट है जी? बिल्कुल, देखो 9th नर्व भी प्रेजेंट है इसमें, 11th नर्व भी प्रेजेंट है और 12th नर्व भी प्रेजेंट है। ये 3 कंटेंट है जो फिगर में शो नहीं किए पर इस कैरोटिड शीट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना। इसके कंटेंट हो गए, अब इसके रिलेशंस देखते हैं। ये कैरोटिड शीट है, इसका एंटीरियर रिलेशन है एंसा सर्वाइकलिस, जो हमने हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ डिस्कस किया था, एंसा सर्वाइकलिस। और पोस्टीरियर रिलेशन है सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है, देखो सिंपैथेटिक ट्रंक भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, ये हमारा डिस्कस करना बाकी है। हम थोड़े वीडियोस के बाद इसको भी डिस्कस कर लेंगे। एंसा सर्वाइकलिस के बारे में अब तो पता ही होगा, ये हम हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो कैरोटिड शीट के बारे में इतना ही था। अगर आपको बकोफेरेंजियल फेशिया और फेरिंगोबेसिलर फेशिया जानना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम बहुत ही मेजर पोर्शन डीप सर्वाइकल फेशिया का कंप्लीट करते हैं। मुश्किल से आधे घंटे में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसको पढ़ाने में कम से कम 2 घंटे जितना टाइम लगता है। ठीक है, मैंने आपके लिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट था वो सारी चीज़ें कवर कर दी। इसके बाद आपसे MCQ हो, शॉर्ट नोट हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी हो, सब बन जाएंगे। ठीक है, और ये फिगर्स का खास ध्यान रखना। देखो मेरे फिगर्स इतने अच्छे नहीं हैं, मुझे फिगर्स के हिसाब से जज मत करना, पर काम चल जाएगा। ये फिगर से स्कीमेटिक डायग्राम है, ये ड्रॉ करने में भी इजी है और टाइम भी आपका बहुत बचाएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड इट। और मैंने ट्राई किया कि डीप सर्वाइकल फेशिया आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।